नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के 13वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो हमारे विगत एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारे इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, कह रहा उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। उम्र भी थका नहीं सकती, ठोकरें भी गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है या मंत्रिमंडल करता है या संसद करती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? ये हमारा राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इन सभी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों, आर्टिकल दिया हुआ है 312 या 315 या अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 343। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, संविधान का 312 अनुच्छेद जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 315 का संबंध हमारा राज्य लोक सेवा संघ आयोग से है। राज्य लोक संघ सेवा आयोग से संबंधित है। सेवा आयोग से संबंधित कौन सा संबंधित है? आर्टिकल 315। आर्टिकल 324 जो हमारा ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 324 ये हमारा संबंधित है निर्वाचन आयोग से। किससे? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कौन सा? आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। यहाँ पर दिया आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 से 351 तक कहा गया है राजभाषा हिंदी को आर्टिकल 343 में कहा गया है जो भारत की राजभाषा क्या होगी? भारत की राजभाषा हिंदी होगी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कृषि या शिक्षा या पुलिस या रक्षा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो है समवर्ती सूची का विषय कौन सा? शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का, शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये सब किस सूची के विषय हैं? ये सब हमारे समवर्ती सूची के विषय हैं। और यहाँ पर दिया हुआ कृषि ये हमारा कृषि और जो है पुलिस ये दोनों ये राज्य सूची विषय के हैं। राज्य सूची के विषय हैं। किसके? राज्य सूची के विषय हैं। और रक्षा जो हमारी ये हमारा संघ सूची का विषय है। किसका? रक्षा हमारा संघ सूची का विषय है। किस सूची का? रक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया, जनगणना हो गया, ये सब हमारे किस सूची के विषय हैं? ये सब हमारे संघ सूची के विषय हैं।
तो यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारा संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। संघ सूची में कुल कितने सब्जेक्ट हैं। कुल हमारे संघ सूची में कितने हमारे कुल 100 विषय हैं। कितने हैं 100। और राज्य सूची में कितने हैं। राज्य सूची में हमारे 61 हैं। कितने हैं 61 विषय हैं। और जो हमारा समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है, इसमें हमारे कुल 52 विषय हैं। कितने हैं 52 सब्जेक्ट हैं। जो हमारा समवर्ती सूची है हमारी किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। किससे, समवर्ती सूची हमारी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा करा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ है 18 या 19 या 22 या 16। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं 22 भाषाएं। और यदि पूछ लेता है भारत के मूल संविधान में, किसमें, मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों हमारे भारत के मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी 14 भाषाएं थी। उसके बाद में जो है हमारी 15वीं भाषा जो हमारी 15वीं भाषा थी, ये 15वीं भाषा जो हमारी, ये हमारी 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो हमारा 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। किस भाषा को, सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। उसके बाद में हमारा 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन हुआ। ये हमारा 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। इसमें जो हमारे भारत की जो 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इनको हम एक ट्रिक के रूप में, नमक के रूप में भी याद कर सकते। नमक, ना से नेपाली हो गया, मा से मणिपुरी हो गया, और का से कोंकणी हो गया। इनको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारा हुआ था संविधान संशोधन, हुआ था हमारा 92वां संविधान संशोधन। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन। ये हमारा 2003 में हुआ था। ये कब हुआ था, ये हमारा 2003 में हुआ था। इसमें जो हमारी 4 भाषाओं को शामिल किया गया था मूल संविधान में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। ये हमारी कौन कौन सी भाषाएं थी, ये हमारी थी बोडो। कौन सी थी, बोडो, डोगरी और मैथिली और एक संथाली भाषा को जोड़ा था। किसको, संथाली। इन जो है 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ये हमारी टोटल कितनी हो गई, ये 22 भाषाएं जो हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। भारतीय संविधान में पूछ लेता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, तो राइट आंसर हो जाएगा 22। और यदि पूछ लेता है मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14। मूल संविधान में कितनी थी, हमारी 14 भाषाएं थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। यहाँ पर देखो वही प्रश्न पूछा गया फिर से, कर कोंकणी या सिंधी या मणिपुरी या संथाली। तो अभी आप सभी लोगों को बताया कि जो हमारा 92वां संविधान संशोधन, कौन सा, 92वां संविधान संशोधन, ये जो हमारा हुआ था 2003 में, ये 2003 में हुआ था। इसमें जो हमारी बोडो,
कौन सी? बोडो, डोगरी, डोगरी और मैथिली और संथाली, और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो इनमें से हमारी देखो बोडो तो नहीं दी गई, डोगरी भी नहीं दी गई, मैथिली भी नहीं, संथाली दी गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, संथाली भाषा जो है इसको 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये हमारी जोड़ी गई थी। और जो हमारी नेपाली और ये मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी कोकड़ी हमारी जो होती है 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ी गई थी। और सिंधी भाषा 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था 1967 में, इसके द्वारा जोड़ी गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, कि राष्ट्रपति आपात करता है। दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 352 या आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 या आर्टिकल 368। तो हमारा आर्टिकल 352 में जो क्या, आर्टिकल 352 में हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा होता है राष्ट्रपति शासन। कौन सा होता है? राष्ट्रपति शासन। ये हमारा कौन सा होता है? ये आर्टिकल 352 में हमारा राष्ट्रपति शासन होता है। और जो हमारा आर्टिकल 356 में ये हमारा कौन सा होता है? इसमें होता है हमारा राष्ट्रीय आपात। क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। ये हमारा आर्टिकल आपात, ये हमारा आर्टिकल 300 आपात, ये हमारा आर्टिकल 356 में होता है राष्ट्रीय आपात। और आर्टिकल 360 में क्या होता है? ये आर्टिकल 360 में हमारा होता है वित्तीय आपात। क्या होता है? वित्तीय आपात। ये हमारा आर्टिकल 360 में होता है वित्तीय आपात। यहाँ पर पूछ लेता है हमारे जो भारत में वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है? तो दोस्तों अब तक भारत में एक भी बार जो है वित्तीय आपात नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपात पूछ लेता है, तो जो हमारा राष्ट्रीय आपात है ये अब तक हमारे भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। और यदि पूछ लेता है राष्ट्रपति शासन तो हमारे भारत में बहुत अधिक बार लगाया जा चुका है। लेकिन अगर पूछ लेता है सर्वाधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है, तो सर्वाधिक बार जो है हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कहाँ लगाया गया? उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर एक आर्टिकल दिया है हमारा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? आर्टिकल 368 का संबंध हमारा संविधान संशोधन से। किससे? संविधान संशोधन से आर्टिकल 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? ऑप्शन ए में दिया 1 घंटा या 2 घंटा या 5 घंटे या 15 घंटे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1 घंटा जो है 15 डिग्री का मान जो है 1 घंटा के बराबर होगा। जो हमारी इसी पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे भारत की मानक समय रेखा है ये कहाँ से ली गई है? भारत की मानक समय रेखा ये हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ली गई है। कहाँ से? नैनी नामक स्थान से जो है भारत की मानक समय रेखा ली गई है। कभी कभी पूछ लेता है किस राज्य से, तो हम उत्तर प्रदेश बताएंगे। किस स्थान से हम नैनी बताएंगे। कहाँ से बताएंगे? नैनी से। तो हमारी ये मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हमारे 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से जो है भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1 घंटा जो है 15 डिग्री का मान कितना होता है? 1 घंटा के बराबर। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कौन सा है?
आटाकामा मरुस्थल या कालाहारी मरुस्थल या सहारा का मरुस्थल या थार का मरुस्थल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। यहाँ पर देखा कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में जो है बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? हमारी कालाहारी मरुस्थल में रहती है। कहाँ रहती है? कालाहारी मरुस्थल में। सहारा का मरुस्थल जो ये हमारा कहाँ है? ये हमारा अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका में है। और जो है थार का मरुस्थल ये हमारा कहाँ स्थित है? थार का मरुस्थल ये हमारा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित, राजस्थान में स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो ऑप्शन ए में दिया शिव कुमार शर्मा या अमजद अली खान या पंडित रविशंकर या जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, अमजद अली खान जो है ये प्रसिद्ध सरोद वादक है। प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? अमजद अली खान। पंडित शिव कुमार शर्मा दिया, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? ये हमारे संतूर वादक हैं। कौन सा? संतूर वादक जो हमारे ये कौन है? हमारे जो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है। कौन है? संतूर वादक। और यहाँ पर दिया पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर ये हमारे सितार वादक हैं। कौन से वादक? सितार वादक। पंडित रविशंकर कौन है? सितार वादक। और जाकिर हुसैन ये हमारे तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक। कौन? हमारे जाकिर हुसैन जी हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया निम्नलिखित में से किसे विश्व खाद्य निम्नलिखित में से कब जो है कब विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया 13 फरवरी या 19 नवंबर या 8 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को हमारा वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर दिया 19 नवंबर, 19 नवंबर को हमारा राष्ट्रीय पुरुष दिवस। कौन सा? पुरुष दिवस। 19 नवंबर को पुरुष दिवस और 19 नवंबर को ही शौचालय दिवस मनाया जाता है। कौन सा? शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ 13 फरवरी, 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। और 13 फरवरी को ही हमारा विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रेडियो दिवस। ये हमारा कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस ये भी हमारा 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी ललन टॉप सीरीज की ओर। यहाँ पर देखते हैं ललन टॉप सीरीज में जो हमारे विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हमारी ललन टॉप सीरीज आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने ललन टॉप सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखते हैं हमारे पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ हमारा कर भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए में आप दिया है जलोढ़ या कछारी मृदा। जलोढ़ मृदा को हम कछारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। जो है अगला प्रश्न दिया गया रेगुर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काली मृदा के नाम से रेगुर मृदा को जाना जाता है। ये हमारा कई एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा गया है कि काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर रेगुर मृदा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया करा रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो दोस्तों रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार हमारा जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक मृदा का काली मृदा का विस्तार है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा देखते हैं क्या है। करा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहारा का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यहाँ पर दिया कर अगला प्रश्न दिया कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
थार का मरुस्थल जो है भारत में जो है राजस्थान में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान डेजर्ट किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शीकियांग प्रांत। शीकियांग प्रांत चाइना में तकला मकान मरुस्थल स्थित है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान बॉटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान बॉटेनिकल गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया कि एक सींग कर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा किस राज्य में स्थित है? ये हमारा असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम। असम की राजधानी दिसपुर। क्या है? दिसपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक सींग गैंडों वालों के लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। यहाँ पर दिया अगला प्रश्न देकर महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर है कि ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी पर। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर जो है ओंकारेश्वर परियोजना स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है? यह हमारा जो है मध्य प्रदेश में जो है ओंकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये हमारा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया इसलिए डबल स्टार योग्य है। अगला प्रश्न दिया गया हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ओडिशा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र हीराकुंड। यहाँ पर देख लीजिए हीराकुंड बांध हमारा जो किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध ये हमारा ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध जो हमारा ओडिशा में स्थित है। यहाँ पर उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जो हीराकुंड बांध है ये हमारा कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। और यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड में स्थित हैं। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कृषि में युग्म पैदावार का आशय है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है। कह रहा है यहाँ पर दिया विभिन्न मौसमों में दो फसलों को उगाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारा युग्म पैदावार कहलाता है। जैसे विभिन्न एक ही मौसम में जो है जैसे हम जो है गेहूँ गन्ने की फसल में सरसों का भी उत्पादन कर लेते हैं। गन्ने की फसल में जो है सरसों का भी उत्पादन कर लेते हैं। ये क्या हुआ हमारा? ये युग्म पैदावार हो गई। गन्ना तो हमारा चल ही रहा, साथ में हमने सरसों की फसल को भी काट लिया। सरसों के जो है सरसों की फसल को भी हमने प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम युग्म पैदावार। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मिश्रित खेती मिक्स फार्मिंग के लिए कौन सी, यहाँ पर देखते हैं मिक्स फार्मिंग की प्रमुख विशेषता क्या है? मिक्स फार्मिंग यानी मिश्रित खेती कौन सी कहलाती है? हमारी पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना क्या कहलाता है? मिक्सड फार्मिंग कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में संकाय यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। औसत जोतों का सर्वाधिक आकार राजस्थान में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उस वस्तु का भार घटकर कितना हो जाता है? 1/6 भाग हो जाता है। कितना भाग हो जाता है? 1/6 भाग हो जाता है। यदि यहाँ अगर वह वस्तु 60 किलो की होगी तो वहाँ पर कितने वजन की होगी? वहाँ पर उसका वेट कितना होगा? 10 किलो होगा। कहाँ होगा? चंद्रमा पर। और जब नीचे पृथ्वी पर लाओगे उसका वेट फिर उतना ही हो जाएगा, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
यहाँ पर दिया कर तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी होती है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र जो है आकाशीय तारों के नष्ट होने की परिघटना कहलाती है। क्या कहलाती है? कृष्ण छिद्र। अगला प्रश्न हमारा दिया कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। इसी के साथ हमारी लल्लन टॉप सीरीज समाप्त होती है। एक बार हम फिर से अपनी लल्लन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। लल्लन टॉप सीरीज के पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। जो जलोढ़ यहाँ पर दिया रेगुर मृदा को और अन्य किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगु मृदा को हम जो काली मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दिया गया रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में सर्वाधिक रेगुर मृदा का विस्तार है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा करा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पर दिया कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल जो है भारत में स्थित है विश्व का जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यहाँ पर दिया तकलामकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना में जो है शीकियांग प्रांत जो है इस चाइना में स्थित है। कौन सा? तकलामकान मरुस्थल। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न जो हमारा करे कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गंडों वालों के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा किस राज्य में स्थित है। ये हमारा असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप में जो है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न दिया हमारा देखते हैं क्या दिया। अगला प्रश्न दिया कर ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर परियोजना ये हमारा नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो हमारा ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ये जो हमारा किस नदी पर? ये हमारा महानदी पर स्थित है। कौन सा? महानदी पर हीराकुंड बांध जो है स्थित है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न इसी में है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है। तो ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न दिया हमारा कर कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है। तो दोस्तों विभिन्न मौसम में दो फसलों को उगाना क्या कहलाता है। ये कहलाता है हमारा युग्म पैदावार कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग की प्रमुख विशेषता क्या है। तो दोस्तों पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना क्या कहलाता है। मिश्रित खेती कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत में संकाय जोतों यानी जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान में जो है सबसे बड़ा जो है औसत आकार राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। कितना घट कर हो जाता है? 1/6 भाग जो उसका भार घट जाता है। यहाँ पर जो तारों को नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र जो है तारों को नष्ट होने के लिए उत्तरदायी है। कौन सी परिघटना? कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र। यहाँ पर दिया कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर इसी के साथ हमारे सेशन समाप्त होता है। और आप सभी लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और यदि आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए आज एक प्रश्न दे रहे हैं। आप सभी लोग होमवर्क के लिए एक प्रश्न है जो हमारा आप सभी लोगों को दे रहे हैं। ये प्रश्न हमारा जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, हमारी इस क्लास की PDF जो है हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, जो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे सेशन समाप्त होता है और जल्द ही जल्द आप सभी लोग हमारा जो है 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट जल्द से जल्द पूरा करवाएं। आप सभी लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। जय हिंद।